Okay, so this was our last concept. A unit vector parallel to vector A and vector B. अब मतलब अगर हमें कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया था शायद, हमने एक 6 यूनिट का वेक्टर निकाला था विच वॉज परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q करके एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था। तो हमने बेसिकली क्या करना है जी, हमें वेक्टर n इज इक्वल टू क्या करना था, P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ P क्रॉस Q करना था। एंड आफ्टर दैट हमें इसी n कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लिखेंगे अब तक हमने वेक्टर प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है, एंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हमारा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब ये हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को लेकर भी रहेंगे, डायरेक्शन को लेकर भी रहेंगे, बट स्पेशली मैग्नीट्यूड के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे कि पहला रिजल्ट लिखवाऊंगा, पहले ध्यान देना हम क्या देख रहे हैं। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये अगर एक पैरेललोग्राम बनाता है, तो इस पैरेललोग्राम का जो भी एरिया रहेगा वो क्या रहता है जी, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। We will start with that. Result 1. Modulus of A cross B represents area of parallelogram with vector A and vector B as its adjacent sides. ठीक है, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे। व्हाट इफ, अगर मैंने ये ब्लू लाइन से देखना, ये मेरा एक डायगोनल शो करता है एवरीवन। अब ये डायगोनल डालने की वजह से क्या हुआ, ये जो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, बराबर है ना। जस्ट पे अटेंशन एट दिस फिगर। ये कौन सा वाला शेप है भाई, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ दिस रहेगा। अगेन इस ट्रायंगल के ऊपर देखना, इस ट्रायंगल के दो पड़ोसी साइड कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, half of modulus of A cross B represents area of a triangle with vector A and vector B as its adjacent sides। मतलब कोई भी दो साइड्स वेक्टर A एंड वेक्टर B अगर रहेंगे, ट्रायंगल के होते कितने साइड्स है, तीन। तीन में से अगर दो भी अगर एज अ वेक्टर फॉर्मेट में पता रहेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। सो आवर रिजल्ट 2 इज half of modulus of vector A cross B represents area of triangle with vector A and vector B as its, यहाँ पर एडजेसेंट बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी रहेंगे एडजेसेंट ही रहेंगे, as its sides। इनको ऐसे कैसे रट्टा नहीं मारना है, इनको प्लीज अंडरस्टैंड भी करना स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, हम जो आज क्वेश्चंस करेंगे इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसी डायग्राम के अंदर अभी हम क्या करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। अब जैसे कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड लेट जैसे दिस इज पॉइंट सी। तो मतलब अगर मुझे ट्रायंगल ए बी सी अगर दिया रहेगा तो इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, या फिर ए बी क्रॉस बी सी, या फिर
AC क्रॉस BC, तीनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट, फॉर ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC is equal to half of वेक्टर AB क्रॉस AC का मॉड is equal to half of वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC का मॉड is equal to half of वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BC का मॉड। अब देखो, सिंस हम मॉडुलस ले रहे हैं तो ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी रहने वाला है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर अगर आगे पीछे भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मॉडुलस तो वही रहेगा। और हमें मॉडुलस से लेना देना है सिंस वी आर गोइंग फॉर एरिया। एरिया का कभी डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। अब जैसे ट्रायंगल के लिए किया वैसे ही हम पैरेललोग्राम के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट पैरेललोग्राम के लिए देखो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व यहां पर करना, लेट जैसे दिस इज माय पैरेललोग्राम ABC एंड D। यहाँ पर ये जो मेरा AC रहेगा, लेट जैसे ये शो करता है जी डायगोनल 1, और ये जो BD रहेगा ये शो करता है जी हमारा डायगोनल 2। तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में हमें एरिया निकालना आता है। पैरेललोग्राम का क्या रहता है, किसी को पता है? रोम्बस के लिए जो रहता है वही रहता है। रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा जी, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इट विल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। हम ये वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD ऐसा भी कर सकते हैं हमारे पहले वाले के हिसाब से, बट हमें एक और तरीका चाहिए। व्हाट इफ अगर हमें ऐसे 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ठीक है, हम सीधा डायगोनल के हिसाब से भी जा सकते हैं। ये क्लियर है? तो डायगोनल 1 मतलब AC रहेगा, डायगोनल 2 मतलब BD रहेगा। यस, डायगोनल 1 को मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B और डायगोनल 2 को वेक्टर A माइनस वेक्टर B चलता है, करते हैं, चाहे तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, हम अभी इस प्रोसेस के थ्रू है, ठीक है। आपके जो डाउट्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलो फोर्थ पे आते हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B ऐसे मत लिखो, हाफ ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉडुलस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when vector A and vector B are diagonals of it। हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स क्या है जी? वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसका मतलब देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज माय वेक्टर A एंड दिस इज माय वेक्टर B। तो हमारे एक पैरेललोग्राम का अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B अगर एक डायगोनल शो करते हैं, एक एक डायगोनल शो करता है, लेट जैसे ये पैरेललोग्राम हमने अगर बड़ा अगर कर दिया, अब वेक्टर A मतलब ये हो जाएगा, वेक्टर B मतलब ये हो जाएगा। अब देखो वेक्टर A और वेक्टर B, इसका ये बड़ा वाला एरिया डॉटेड वाला क्वाड्रिलेटरल शो करता है, पर देखो ये और ये एरिया सेम है, ये और ये एरिया सेम है, ये और ये एरिया सेम है,
ये और ये एरिया सेम, डबल मिल जाता है हमें। डबल एरिया कब मिला? जब हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया, डबल एरिया मिला। हमें कौन सा चाहिए? हमें आधा वाला चाहिए। तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। So for parallelogram ABCD, area of parallelogram ABCD is equal to half of modulus of। अब ABCD का एक डायगोनल क्या होगा? AC, दूसरा डायगोनल BD, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ AC क्रॉस BD। देखो ये प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग नहीं है। रिजल्ट 2 में हमने जो बोला है उसी को हमने रिजल्ट 3 में बस पॉइंट्स के हिसाब से डाला है। यहाँ पर ये साइड्स के हिसाब से, अगर हमें साइड्स एज अ वेक्टर दिया है तो एरिया क्या है, बट अगर हमें ट्रायंगल के अगर पॉइंट्स दिए रहेंगे तो हम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं। सेम थिंग फॉर दिस, अगर हमें डायगोनल्स अगर दिए रहेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा, बट अगर पैरेललोग्राम दिया है तो इसी ऑब्जर्वेशन में अगर हम दोनों डायगोनल्स को अगर डाल देंगे तो एक डायगोनल हमारा ये बनता है, दूसरा डायगोनल ये बनता है। लाइकवाइज क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा, बट यहां तक किसी को कोई डाउट? लास्ट वाला नहीं समझा? ओके। रिजल्ट 4 समझा? रिजल्ट 4 में हमने क्या बोला है कि अगर ये मेरा एक डायगोनल है और ये मेरा एक डायगोनल है, जो वेक्टर अगर रहेंगे तो दिस इज माय वेक्टर ए एंड इफ दिस इज माय वेक्टर बी, तो इसका एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, बराबर। अब ये भूल जाओ, ए बी सी डी ऐसा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब रिजल्ट 4 में डालो, हमारा ये क्या था? वेक्टर ए था, ये क्या था? वेक्टर बी था। वेक्टर ए को वर्टेक्स के टर्म में क्या बोलोगे? वेक्टर ए सी। वेक्टर बी को वर्टेक्स के टर्म में क्या बोलोगे? वेक्टर बी डी। तो हमने बेसिकली वही लिखा है। दीज टू ऑब्जर्वेशंस आर सेम, दीज टू ऑब्जर्वेशंस आर सेम। यहां पर हमने क्या किया है? जैसे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हमने शुरुआत में क्या बोला? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो भाई वेक्टर ए क्रॉस बी का हाफ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा। अब इसी ट्रायंगल को हमने पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बोला कि ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब वेक्टर ए मतलब क्या रहेगा? ए सी। वेक्टर बी मतलब क्या रहेगा? ए बी। तो ए सी क्रॉस ए बी हमने लिया था, और इसी की जगह कोई भी अगर दो साइड से अगर दिए रहेंगे तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी सेंस में। आइदर ये डायरेक्शन में पैरेललोग्राम बनेगा या फिर ये डायरेक्शन में पैरेललोग्राम बनेगा या फिर ये डायरेक्शन में पैरेललोग्राम बनेगा। ये क्लियर है? ये तो अभी सिर्फ थ्योरी दी है, उसको अप्लाई किया है कि हमने अब तक नहीं किया है। ठीक है, हो गया नोट डाउन? ओके, अब एक आखिरी वाला कंसेप्ट देखेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। ये आखिरी वाला कंसेप्ट इज अ रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया नोट डाउन? लैग्रेंज 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 आइडेंटिटी।
कुछ नहीं करता है, ठीक है, यू विल फाइंड आउट। अब जैसे कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या रहता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मेरा जो ए क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन छोड़ दो बाजू में, इसका मॉडुलस क्या है, अब दोनों का अगर एलएचएस देखोगे बहुत सारा पार्ट कॉमन है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, साइन और कॉस थीटा वाला एक बेसिक आइडेंटिटी है जो बचपन से खेलते हुए आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ रहा है मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। अब ये बंदा क्या करता है, इसका स्क्वायर कर देता है, इस वजह से उधर भी स्क्वायर हो जाता है, इसका भी स्क्वायर कर देता है, इसलिए इधर भी स्क्वायर हो जाता है, ये तो स्क्वायर तो होंगे ही, बराबर है। और फिर क्या करेंगे जी, इनका एडिशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। ये बंदा क्या बोलता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो सकता है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे भाई, कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने गायब कर दिया थीटा को। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी शॉर्ट में क्या रहता है जी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। कुछ है इसमें, जितना बड़ा नाम है उससे छोटा कॉन्सेप्ट है, तो लिख ले, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस, ठीक है। हमें 3D को अंडरस्टैंड करने के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो नाम लिख लिया। मैं इसको कम नहीं गिन रहा हूँ, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए हम करते हैं, बस खत्म। रफ आइडिया आ गया कंसेप्ट का, दोनों के मॉड के ऊपर ही फोकस करता है। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी को आप सीधा लिख सकते हो जी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आइडेंटिटी बेसिकली आता कैसा है, पहले ऑब्जर्व कर लो, बहुत इजी है, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ अंडरस्टैंड करने को। मॉड ए क्रॉस मॉड बी, सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के वैल्यू से हम शुरुआत करेंगे। हमारा ए क्रॉस बी का मॉडुलस हम क्या बोलते हैं जी, मॉड ए मॉड बी, थीटा का कौन सा साइन, साइन, ठीक है। दोनों साइड पे हम अब स्क्वायर कर देते तो देखो हमें क्या मिलता है जी, मॉड ए क्रॉस सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो भाई ये क्या रहता है जी, ये हमारा ए डॉट बी का होल स्क्वायर है मॉडुलस वाइज, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है जी, वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और जो इधर माइनस में है वो अब इधर प्लस में आएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी
a square is equal to mod a square into mod b square। तो बेसिकली कोई भी दो वेक्टर्स रहे, उनका वेक्टर प्रोडक्ट और उनका स्केलर प्रोडक्ट के मॉडुलस का अगर आप एडिशन करते हो तो बेसिकली क्या मिलता है जी हमें, मॉड ए इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लो नोट डाउन। ओके, आइडेंटिटी लिख लिया। लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर एंटर करने से पहले हम जिस किसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले उस कंसेप्ट के एग्जिस्टेंस का पर्पस समझ लो भाई। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वापस से बताता हूँ। हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज फॉर फाइंडिंग आउट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स, या फिर एरिया बिटवीन
पैरेललोग्राम और एज अ ट्रायंगल, जो हमने आज रिजल्ट्स देखे उन्हीं को अप्लाई करने वाले ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अब उस थ्योरी को रेफर करेंगे सीधा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। हमें बेसिकली यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज करना है जी क्वेश्चन 1 के लिए? एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट, हमने क्या अज्यूम किया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सीधा लेट वेक्टर ए इज 2i cap minus j cap plus 4k cap and vector b is 6i cap plus 2j cap minus 3k cap। तो सबसे पहले a क्रॉस b के लिए हम क्या करते हैं जी, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसका पहला रो फिक्स है, क्या है जी, i cap j cap k cap। वेक्टर a पहला वाला वेक्टर सेकंड रो में जाएगा 2 -1 + 4, वेक्टर b 6 2 -3। तो देखो हमें अब वेक्टर a क्रॉस b क्या मिलता है। सबसे पहले i कैप के साथ देखो क्या मल्टीप्लाई होगा, i कैप के साथ -1 × -3 + 3 -4 × 2 8 प्लस j कैप के साथ देखो क्या होगा, नेक्स्ट से स्टार्ट करो, 4 × 6 24 -2 × -3 -6, तो माइनस ऑफ -6 + 6 प्लस k कैप के साथ देखो क्या होगा, 2 × 2 4 -6 × -1 -6, तो माइनस ऑफ -6 + 6। तो देखो हमें क्या मिलता है जी, दिस इज -5 i कैप प्लस 30 j कैप प्लस 10 k कैप। आप चाहे तो 2 -2 -5 कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें देखो पहला वाला पार्ट मिल गया, हमें जो भी चाहिए। हमें अब क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिए। और हमें पता है अगर कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा जी, रूट ओवर आई कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। देखो क्या मिलता है, ये दिस इज 25, दिस इज 900, दिस इज 100,000 1025 रूट ओवर 1025। हम सीधा क्या बोलेंगे जी, हवर एन कैप इज 1 अपॉन रूट ओवर 1025 इन ब्रैकेट -5 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 10 के कैप। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 से कर सकते हो भाई, मतलब ये 1025 से अगर आपने 25 अगर कॉमन ले लिया तो देखो आपको क्या मिलता है। ये this is in bracket is nothing but 25 multiplied with 41 ब्रैकेट के अंदर 25 रूट के बाहर आएगा तो 5, तो ये आपका क्या बन जाता है जी, 5√41। ठीक है, ऐसा लिखा तो भी चल जाता है। अब इसकी जगह ये भी कर सकते हो जी। ठीक है, फिर आप ये वाले 5 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हो, योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंप्लीफाई मल्टीपल तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। सो एन कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन √41, ये 5 से अंदर डिवाइड कर दिया तो देखो माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये भी वही है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बहुत इजी था। नेक्स्ट वाले पे आते हैं जी। आप फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एबीसी को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरा। अगर ये मेरा कोई भी एक प्लेन फिगर है ट्रायंगल, अगर मेरा कोई यूनिट वेक्टर इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वेक्टर ए बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा, वेक्टर बी सी को भी परपेंडिकुलर रहेगा, एज वेल एज वेक्टर ए सी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमारा रिजल्ट 3, ए बी क्रॉस बी सी या फिर ए सी क्रॉस बी सी या फिर ए बी क्रॉस ए सी, कुछ भी निकाल सकते हो। और हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे,
अगेन पहले फॉर्मूले के जैसे उसको उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये पहला वाला नोट डाउन हो गया सबका। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डेटा को अंडरस्टैंड कर लो। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड वी वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। लेट्स जस्ट से हमें चाहिए जी एक ऐसा एन कैप जो क्या है जी इसके साथ 90 डिग्री बनाता है। तो हम क्या बोल रहे भाई, इस एन कैप को अगर हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट करेंगे उसके घर का कुछ जाएगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एन कैप को अगर इधर रखा या फिर एन कैप को इधर रखा तो भाई ये ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर है, ये बी सी और ए सी को परपेंडिकुलर है। इधर रखोगे तो आप पाओगे ये ए बी और ए सी को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस एन कैप इज इक्वल टू, लेट जैसे मैंने क्या किया जी, इसको इस वेक्टर को क्या बोला जी, वेक्टर ए, और इस वेक्टर को क्या बोला जी, वेक्टर बी। तो एन कैप हम क्या बोलेंगे जी, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है। बट वेक्टर ए को हम क्या लिखेंगे अब, वेक्टर ए बी, और वेक्टर बी को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए सी। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। एवरीवन बोल सकता है। हमारा काम बस एक्स्ट्रा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, हमें सबसे पहले वाले एग्जांपल में वेक्टर ए और वेक्टर बी रेडीमेड गिवन था। अब क्या है, हमें वेक्टर ए बी ए सी फाइंड आउट करना है, अदरवाइज प्रोसेस अगला वाला तो सेम वैसा का वैसा ही है। अब वेक्टर ए बी मतलब क्या रहेगा जी हमारा, वेक्टर ए बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जानते हो ना, या भूल गया। वेक्टर ए सी क्या रहेगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट। देखो मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा देने से पहले एक रफ आइडिया क्यों बताता हूँ आपको, अगर आइडिया रहेगा भाई कौन से ऑर्डर में हम अप्रोच कर रहे हैं, डिटेल्स में हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रफ आइडिया होता है ऑलरेडी। तो देखो हमारा वेक्टर ए बी क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 1 प्लस 1 0j माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5k। ठीक है, अब वेक्टर ए सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 4 माइनस 3 आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 माइनस के कैप। देखो आपको वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी मिल गया। अब जैसे ए बी एंड ए सी मिल गया तो ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा जी, ए बी क्रॉस ए सी विल बी डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 फॉर्मेट, जिसका पहला रो इज आई कैप जे कैप के कैप। दूसरे रो में कौन आएगा, वेक्टर ए बी आएगा। ए बी क्या है जी, -2 0 -5, एंड तीसरे वाली रो में आएगा हमारा ए सी, वो क्या है जी, 1 -2 -1। तो देखो हमारा ये वाला वेक्टर अब क्या आ जाता है, so now this is equal to I cap multiplied with 0 into this 0 minus of -5 into -2 plus 10 plus j cap multiplied with -5 into 1 -5 minus -2 into -1 plus 2। ठीक है, plus k cap multiplied with -2 into -2 plus 4 0 into 1 0। तो देखो हमें क्या मिला, 0 माइनस 10 तो -10 आई कैप, -5 -2 -7 -7 जे कैप, 4 -0 4 4 के कैप। ये मिला जी हमें इस वेक्टर का वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए अब साथ में, इसका मॉडुलस भी चाहिए। तो ये मिला जी हमें वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब हम निकालेंगे जी इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी ये क्या रहेगा जी, √10 का स्क्वायर
प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये जी हमारा 100, ये 49 और ये 16, 63, 163 नहीं 165, ठीक है। 165 इज नथिंग बट 15 × 11, तो मतलब ज्यादा कुछ बनता नहीं उसका, ठीक है। आगे देखो, हमें ए बी क्रॉस ए सी मिल गया, उसका मॉडुलस भी मिल गया, तो देखो हमारा एन कैप क्या हो जाता है, 1/√165 इन ब्रैकेट -10i -7j प्लस 4k कैप। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हमने। हर्षल, एनी डाउट? व्हाट इफ अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि भाई फाइंड अ वेक्टर जिसका, ठीक है, मॉडुलस हमें दिया रहेगा, लेट जैसे फाइंड वेक्टर p such that modulus of p is, let's just say 15 यूनिट्स अगर दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो n कैप रहेगा उसको हमें सिर्फ उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूंगा, n कैप के साथ हम प्लस माइनस किसी भी स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कोई भी एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा हमें, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, और जिसका लेंथ क्या रहेगा जी, लैम्बडा। ये देखो ना, प्लस लैम्बडा रहे या फिर माइनस लैम्बडा रहे, उसका मॉडुलस हमेशा क्या आने वाला है, लैम्बडा ही आने वाला है। और ये क्या है भाई, ये तो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन भी लिख लेता है, ये सेकंड क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर। स्टेटमेंट यहां पर एक लिख लो हाईलाइट करके, ए वेक्टर ऑफ लेंथ lambda units perpendicular to vector A and vector B is given by, अब हमें जो भी वेक्टर चाहिए उसका नाम कुछ भी पकड़ लेता है, लेट जैसे दिस इज अवर वेक्टर R, रैंडम वेक्टर, वेक्टर R, ये क्या रहेगा जी, प्लस माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। अब अगर हमारे अगर प्रीवियस वाले कंसेप्ट को देखोगे तो ये क्या शो करता है, ये तो एन कैप है, बराबर है एवरीवन, ये क्या रहेगा जी, एन कैप, और ये क्या रहेगा जी हमारा प्लस माइनस लैम्बडा, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर आर रहेगा इसका मॉडुलस ये शो करेगा, और जिसका डायरेक्शन एन कैप शो करेगा। ये क्लियर है एवरीवन? थर्ड वाले पे चलता है। ये देखो, ये हमारा अब पहला वाला रिजल्ट जो आज हमने लिखे हैं कुछ रिजल्ट्स, उसमें से पहला वाला पार्ट अप्लाई होता है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एज इट्स साइड्स, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? नहीं, तो ये अपोजिट साइड्स तो फॉर श्योर नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल पैरेलल, पैरेलल तो होती है बट मोस्ट ऑफ ऑल इक्वल। तो अगर ये एक साइड रहेगा तो ये ऑब्वियसली उसका एडजेसेंट साइड ही रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो वो खुद रहेगा। समझ में आ रहा है?
इफ दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कौन सा वाला वेक्टर? ये वाला। तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर भी क्या रहेगा? यही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये दूसरा वाला साइड है, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखो हमें वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है इस पैरेललोग्राम के, और हमें क्या पूछा है जी? इसका एरिया। क्या हमारा रिजल्ट वन इसको सेटिस्फाई करता है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन उसका एरिया क्या रहता है जी? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। पहला लिखा है जस्ट, अब भी लिखा है, करो, देखो उसको, क्या इस क्वेश्चन को वो सेटिस्फाई करता है? उन रिजल्ट्स को यूज कैसे करने वो ऐसा ही है। Find the area of a parallelogram with one vector and another vector as its sides. हमारा पहला वाला रिजल्ट इज मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b represents area of a parallelogram with vector a and vector b as its adjacent sides. क्वेश्चन में हमने क्या देखा भाई? ये दोनों एक्चुअली एडजेसेंट साइड्स है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट जस्ट से दिस इज आवर वेक्टर a एंड दिस इज आवर वेक्टर b। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या रहेगा जी? मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, ये एरिया रहेगा। सीधा हमें यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हम सीधा कैसे जा सकते हैं? लेट वेक्टर a is given by I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector b 3i cap minus 2j cap plus k cap shows adjacent sides of parallelogram। तो हम क्या जानते हैं भाई? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमें पता है, बट हम सीधा मॉड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें सबसे पहले ये वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट विथ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट, पहला रो इज आई कैप जे कैप के कैप। पहली रो में, सॉरी सेकंड रो में कौन रहेगा? वेक्टर ए विच इज 1 2 3। तीसरी रो में कौन रहेगा? वेक्टर बी 3 -2 +1। चलो लेट स्टार्ट। आई कैप के साथ कौन आएगा जी? 2 × 1 2, 3 × -2 -6, माइनस ऑफ -6 +6 प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड विद, देखो नेक्स्ट से जाओ, 3 × 3 9, 1 × 1 -1 प्लस के कैप नेक्स्ट वाले से स्टार्ट, 1 × -2, ठीक है, 2 × 3 6, तो -6, ठीक है। देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप -8 के कैप। ये क्या मिला जी हमें? वेक्टर ए क्रॉस बी मिला, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? हमें इसका मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी देखो क्या आएगा? √8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये क्या आएगा जी हमारा? जो भी आता है, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ √3 क्या? 192 लेकर क्या करेगा? अचार डालेगा। दिस इज 64 + 64 + 64, 64 को कॉमन ले लिया, 64 × 3, उसका रूट क्या आएगा? 64 बाहर आएगा तो 8 बनेगा, 8√3। आप कैलकुलेशन कंप्लीट करके क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं? बड़ा नंबर है, ठीक है, नहीं, छोटे छोटे फैक्टर्स में ही सेंस होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या बनता है हमारा? 64 टाइम्स ऑफ 3 बनेगा। अब रूट अप्लाई कर दिया, 64 का रूट 8, 3 का रूट √3, तो 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मजेदार बात,
यहीं पर अगर ट्रायंगल पूछते तो हम क्या करते हैं, उसका हाफ कर देते हैं। 8√3 की जगह अब 4√3 आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लैग्रेंज आइडेंटिटी लगता है। आपको ए डॉट बी दिया है, आपको ए क्रॉस बी पूछा, आपको ए क्रॉस बी दिया है, आपको ए डॉट बी पूछा। ठीक है, हेल्प करता है, फॉर्मूले के अंदर सीधा डाल के सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। आ गया जी फोर्थ का आंसर। क्या आया? 16 कितना? 16 16। देखो हमें सीधा आइडेंटिटी पता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। सीधा वैल्यूज पुट करना है, ये निकालना है। तो चलो इसको हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे हमने इसको एक्स पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना बोला है, तो ये उसका स्क्वायर 144, मॉड ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर दैट इज 100, मॉड बी का स्क्वायर मतलब ये 4। अब क्या एक्स स्क्वायर देखो क्या हो जाता है, प्लस 144 उधर जाएगा माइनस, तो हमें क्या मिलता है जी 256। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 16। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस माइनस लगा सकते हैं बट मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। Vector A is I cap minus J cap. Vector B is 3J cap minus K cap. And vector C is 7I cap plus K cap. Find vector D, which is perpendicular to vector A and vector B, and vector C dot vector D is equal to 1. डॉट प्रोडक्ट 1 कब आता है? cos theta equals to 0 degree parallel। पैरेलल रहेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या आता है जी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ऊपर से पॉजिटिव कब आएगा, जब उनके बीच में एक्यूट एंगल रहेगा। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल रहेगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमें यहाँ पर बोला है क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, नहीं, बट मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के पीछे एक रीजन बताया है। स्केलर प्रोडक्ट का एक मेन एप्लीकेशन है भाई, फॉर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एक ही है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट इज फॉर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सेकंड इज हमने इसको प्रोजेक्शन भी बोला या फिर शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये दो ही है इसके, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर,
ये निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं जी? स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट के भी ऐसे ही दो है। नंबर वन, since vector product is a vector quantity, we are using it to find out a vector perpendicular to given two vectors. जब भी हमें कोई ऐसा एक वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स रहेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स स्केलर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट। उसी को अगर हम इसके मॉडुलस से करेंगे तो हमें कौन सा वेक्टर मिलता है? ये यूनिट वेक्टर मिलता है। तो वो कुछ नया नहीं है, बट अगेन ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये तो पता चल गया, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या शो करता है? हमने देखा था जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल निकालने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं जी? वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलते हैं जी भाई? हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, बट किधर? इन विच डायमेंशन? 3D। 3 डायमेंशन में जब होगा तब भी हम किसका यूज करेंगे जी? वेक्टर प्रोडक्ट का। 2D के लिए नहीं। 2D के लिए हमारे पास ऑलरेडी 4 फॉर्मूले हैं। जब हमें 3D कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, 3D में वेक्टर्स से बना हुआ ट्रायंगल रहेगा या फिर पैरेललोग्राम रहेगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे जी? वेक्टर प्रोडक्ट। ये उनके मेन एप्लीकेशन है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, याद नहीं रहेगा तो लिख लो भाई कंपेयर करने के लिए। ये उन दोनों के एप्लीकेशंस है। कब ये जब पूछा जाता है तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई हम स्केलर क्यों यूज कर रहे हैं या फिर वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस को जब आप टैकल करोगे, क्लिक होना चाहिए। फॉर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट। फॉर फाइंडिंग आउट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, स्केलर। अगेन देखो, हमें जो भी फाइंड आउट करना है वो क्वांटिटीज भी कैसे है? स्केलर ही क्वांटिटीज है। एंगल का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। प्रोजेक्शन, शैडो का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, उसका सिर्फ लेंथ होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में फॉर फाइंडिंग आउट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर, फिर वो नॉर्मल वेक्टर रहे या फिर यूनिट वेक्टर रहे, हम आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरा एक और चीज देखा जी, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या शो करता है जी? पैरेललोग्राम निकालने के लिए, सॉरी पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज हम कर सकते हैं इसी का मैग्नीट्यूड। बट अगेन ये पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कौन से डायमेंशन में बना है? 3D में बना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन देखते से पता चल जाएगा हम 2D में काम कर रहे हैं या 3D में। आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों है मतलब 3D में। ठीक है, अगेन हमें देखो अब क्या दिया, हमें पोजीशन वेक्टर्स ऑफ लेट जस्ट से पॉइंट है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी दिया हुआ है। तो दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। हमें एक वेक्टर डी चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। कौन से टू वेक्टर्स? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनको ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ एन कैप? एन कैप हम जानते हैं, एन कैप क्या रहता है? एन कैप इज व्हाट? एन कैप इज व्हाट? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जस्ट लिखा था हमने। ठीक है, एन कैप का ये वैल्यू है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम सीधा क्या लिखेंगे जी? वेक्टर डी, वेक्टर डी जिन दोनों को परपेंडिकुलर है, सीधा लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। हम ऐसे क्या फाइंड आउट करेंगे जी? वेक्टर डी फाइंड आउट करेंगे। बट हमें एक और रिलेशन दिया है जी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी क्या है जी? 1 है। हम इसी वेक्टर डी को हम उसमें डालेंगे, फिर हमें कौन मिलेगा? लैम्बडा मिलेगा। ये ग्राफ आइडिया आ गया? चलो स्टार्ट। चलो, बट क्यों कर रही है समझ में आ गया? ये थ्योरेटिकल पार्ट की वजह से। तो
solution. Since vector D is perpendicular to vector A and vector B, let modulus of vector D is equal to lambda. And n cap is what? Unit vector perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देखो मैं जानबूझ के बार बार लिखवा रहा हूं ताकि आप रीड करोगे नोट्स में. ठीक है. वेक्टर डी का मॉडुलस हमने लैम्बडा लिया. एन कैप को क्या बोला जी हमने? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ एन कैप. प्लस या फिर माइनस क्या शो करेगा वेक्टर डी का? सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा. बराबर है. प्लस लेना है या माइनस वो बाद में भी हमें पता चल जाएगा, इसलिए हम सिर्फ फिलहाल इसको ऐसा ही लिखते हैं जी. लैम्बडा टाइम्स ऑफ एन कैप. लैम्बडा इज वेक्टर डी का मॉडुलस, एन कैप इज वेक्टर डी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पैरेलल यूनिट वेक्टर. ये क्लियर है? अब लैम्बडा के लिए तो हम ये नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे जाएंगे. अभी हमें किसको फाइंड आउट करना है? इस वेक्टर के डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर को. और ये एन कैप का वैल्यू हम जानते हैं जी. एन कैप क्या रहता है? n cap, if n cap is a unit vector perpendicular to a and b, so it is a cross b divided by modulus of a cross b. तो चलो भाई सबसे पहले लेट स्टार्ट विथ a क्रॉस b. a क्रॉस b क्या रहेगा जी? i कैप, j कैप, k कैप का 3/3 वाला डिटरमिनेंट. सेकंड रो में वेक्टर a. वेक्टर a क्या दिया है जी? i माइनस j मतलब 1 -1 0. बी कैप क्या? वेक्टर बी क्या दिया है? 3j माइनस के मतलब 0 3 एंड -1. देखो ये वेक्टर क्या बनता है? वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड विथ -1 इंटू -1 प्लस 1 0 इंटू 3 0 प्लस जे मल्टीप्लाइड विथ 0 इंटू 0 0 1 इंटू -1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू 1 3 ये 0. तो देखो आपको क्या मिला? 1 - 0 आई कैप 0 प्लस 1 प्लस जे कैप 3 - 0 प्लस 3 के कैप. अब हमें चाहिए जी इसका मॉडुलस. तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 11. तो देखो आपको ए क्रॉस बी मिल गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मिल गया. आप एन कैप निकाल सकते हो. एन कैप देखो आपको क्या मिला? 1 upon root 11 in bracket I cap plus J cap plus 3 K cap. ये मिला जी आपको N cap यूनिट वेक्टर N. अब इसी वैल्यू को हम किसके अंदर डालेंगे जी? D इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ N cap. तो हमें देखो वेक्टर D क्या मिलता है जी? वेक्टर D इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ N cap. सो ये बन जाता है जी लैम्बडा अपॉन रूट ओवर 11 इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है. अब आएंगे जी कहां पर? हमारा जो सेकंड वाला गिवन डेटा है उसके ऊपर. नाउ वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या दिया है जी? 1 दिया है. ठीक है. वेक्टर सी क्या है जी? 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप. ऐसा ही है. हाँ जी. डॉट डॉट विथ. अब देखो ये लैम्बडा अपॉन रूट 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. लैम्बडा अपॉन रूट 11 आई कैप प्लस लैम्बडा अपॉन रूट 11 जे कैप प्लस 3 लैम्बडा अपॉन रूट 11 के कैप. क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा. डॉट डॉट खेलेंगे तो हमें सारे खिलाड़ी अंदर चाहिए अपनी अपनी कैप पहन के. ठीक है. ओके. 5 खूब झाला. नेक्स्ट पे आते हैं. ये 1 दिया हुआ है. अब डॉट डॉट में क्या होता है? ये आई कैप साथ में जाएगा, जे कैप साथ में जाएगा और के कैप साथ में जाएगा. तो चलो 7 लैम्बडा अपॉन रूट 11 प्लस 0 इंटू वॉट एवर 0 ही होएगा 1 इंटू दैट. तो 3 लैम्बडा अपॉन रूट
11, ये इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। क्लियर है? सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन सॉल्व हो जाएगा। 7 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा, 10 लैम्बडा अपॉन रूट 11 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 10 लैम्बडा इज इक्वल टू रूट 11। इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू रूट 11 अपॉन 10। अब यही लैम्बडा का वैल्यू अपन किधर डालेंगे, इधर डालेंगे या फिर इधर डालेंगे, आपको मिल जाएगा। तो देखो आपको वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या मिलता है, लैम्बडा का वैल्यू क्या है, रूट 11 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय रूट 11, तो बचा सिर्फ 1/10। So 1/10 times of I cap plus J cap plus 3 K cap, ये क्या है जी हमारा वेक्टर डी। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, रिवाइज करो और क्लैरिटी आ जाएगा। कैलकुलेशंस के ऊपर तो ध्यान देना ही रहता है, बट हम कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं वो भी मैटर करेगा। थ्योरी आपको बताएगा कि भाई कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है और क्यों है। पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से। पहले लिख लो, बोलो। अगर नीचे की कंडीशन छोड़ के आपने सिर्फ डी कैप पूछा है क्या होता, तो एन कैप की वैल्यू ही डी कैप की वैल्यू है। नहीं, फिर उधर डी कैप लेते। हाँ नहीं, नीचे की कंडीशन नहीं है। कौन सी वाली? वो सी डॉट डी नहीं दिया है। डी वेक्टर डी की जगह डी कैप। अच्छा, मतलब यू मीन टू से वेक्टर सी नहीं दिया है और ये नीचे वाला कंडीशन भी नहीं दिया है, मतलब अगर ये नहीं दिया रहता और ये नहीं दिया रहता तो डी कैप की वैल्यू एन कैप की वैल्यू ही है। हाँ, फिर हम सिर्फ ये निकालते डी वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ एन कैप वेयर लैम्बडा इज इट्स मॉडुलस, तो हमारा सिर्फ यहाँ तक का वैल्यू आता। हमें डी कैप अच्छा यूनिट वेक्टर डी, तो यूनिट वेक्टर डी अब यही आएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर डी यही आएगा, जो एन कैप है वही डी कैप रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर वेक्टर डी का अगर कुछ लेंथ रहेगा अदर देन यूनिट वेक्टर, तो हमने लेंथ क्या अज्यूम किया है, उसका लैम्बडा अज्यूम किया, तो लैम्बडा लेंथ के लिए हमने लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेल डिजाइन्ड। आप कुछ अज्यूम कर रहे हो तो भाई आपको उसको वहीं पर रोक के नहीं रखना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन डेटा में आपको एक और सेटअप दे दिया, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन करें, वो आखिरी क्वेश्चन। हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हमारे रिजल्ट 5 को यूज करेंगे। क्वेश्चन ले लो जी। Quadrilateral ABCD is such that vector AB is represented as vector B and vector AD is represented as vector D. Vector AC is equal to AM times of vector B plus AN times of vector D. ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम बोला है क्या? नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, अगर मेरा रैंडम अगर कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल रहे, उसके डायगोनल्स के थ्रू उसका एरिया निकालना इजी हो जाता है। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले देखा था, उसके डायगोनल्स को लेकर अगर हम हर एक वर्टेक्स को, इस डायगोनल को पैरेलल इस वर्टेक्स से जब भी ऐसा करते हैं तो हमेशा एक पैरेललोग्राम ही बनता है। ये एरिया सेम, ये और ये एरिया सेम, ये और ये एरिया सेम, ये और ये एरिया सेम,
तो half of diagonal 1 into diagonal 2 is applicable for not only for parallelogram, it is applicable for every kind of quadrilateral. ठीक है. Okay, it says that this find area of quadrilateral ABCD. सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन डेटा को ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ए बी और सी डी. तो पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी ले लिया, दिस इज पॉइंट डी ले लिया. हमें ए बी और ए डी दिया है ना. ए बी इज व्हाट? वेक्टर बी एंड ए डी इज व्हाट? वेक्टर डी. अब देखो हमें m टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर d, मतलब ये जो वेक्टर AC रहेगा कुछ ऐसा रहेगा. m टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर d. अगर ये नॉर्मल पैरेललोग्राम अगर रहता तो सिर्फ वेक्टर b प्लस वेक्टर d आ जाता है. m और n का वैल्यू क्या रहता है यहाँ पर? 1 रहता है. बट ये पैरेललोग्राम नहीं है. क्यों नहीं है समझ में आ गया? तो आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये गिवन डेटा है. अब ये क्वाड्रिलैटरल है, तो भाई क्वाड्रिलैटरल का अगर एरिया निकालना है, हमें एक डायगोनल पता है. अब हम कौन सा वाला डायगोनल निकालेंगे जी? हम दूसरा वाला डायगोनल निकालेंगे. और हम क्या जानते हैं भाई, ये डायगोनल निकालना बहुत ईजी है. ये जैसे डायगोनल निकालेंगे हमारा ट्रायंगल बी ए डी बनता है. और ये ट्रायंगल बी ए डी का ए बी पता है, ए डी पता है, तो हम बी डी निकाल सकते हैं. बी डी निकालेंगे और जलाएंगे भी उसको. आगे ठीक है. तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे जी? वेक्टर बी डी निकालेंगे. एंड वेक्टर बी डी निकाल लिया, हमें वेक्टर ए सी गिवन है. तो ये ए सी और बी डी क्या बन जाएंगे? हमारे इस क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बन जाते हैं. एंड सिंस डायगोनल्स आर नोन, हम क्या करेंगे जी? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालेंगे, 1/2 कर देंगे. हमें जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा? हमारा एरिया रहेगा. ये क्लियर है? स्टार्ट. अब जब भी थ्योरी में कुछ लिखने के लिए जाते हो, अगर आपको ये अगर 12th के बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा गया है क्वेश्चन, आप गिवन डेटा को अनटिल एंड अनलेस ऐसे दिखाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे बताता हूँ. लेट जैसे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, मैं जस्ट लिख रहा हूँ. ठीक है. इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, वही पार्ट लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा है. डायग्राम अगर शो नहीं किया तो कैसे पता चलेगा? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर डी. देयरफॉर इन ट्रायंगल बी ए डी, वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए डी. बट वेक्टर बी ए मतलब क्या होता है जी? माइनस ऑफ वेक्टर ए बी होता है. हमें ए बी और ए डी पता है, इसलिए हमने ए बी और ए डी के टर्म में लिखा. वेक्टर ए डी क्या है? डी. वेक्टर ए बी क्या है? बी. तो देखो हमें क्या मिल गया? वेक्टर बी डी मिल गया. अब ये सिर्फ अगर आप थ्योरी में लिखोगे विदाउट डायग्राम, जो रीड करने वाला रहता है, पेपर चेक करने वाला, उसको समझ भी नहीं आएगा. इसलिए डायग्राम इसेंशियल है. तो सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले डायग्राम बना लो, हम किस तरीके से अप्रोच करने वाला है. आफ्टर दैट गो फॉर द थ्योरी पार्ट. अब हमने वेक्टर बी डी निकाल लिया एंड हमें वेक्टर ए सी गिवन है. हमारा वेक्टर ए सी क्या है जी? m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर डी है. एवरीवन बराबर है. अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी? सिंस वेक्टर बी डी एंड वेक्टर ए सी रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्या शो करते हैं ये? डायगोनल्स ऑफ quadrilateral A B C D.
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ AC क्रॉस BD करो या फिर BD क्रॉस AC करो, फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम मॉडुलस लेने वाले हैं, ठीक है। तो लेट जस्ट हमने कर दिया जी वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD। ओके, चलो अब इनके वैल्यूज डाल देते हैं, हमें जो पता है उसके हिसाब से। यहां तक लिख लो सबसे पहले, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, फाइनल कैलकुलेशन है इसका। चलो हमें क्या मिलता है जी ब्रैकेट के अंदर, हाफ ऑफ AC क्या है, वेक्टर AC इज m टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर D क्रॉस विथ वेक्टर BD क्या है जी, वेक्टर BD इज वेक्टर D माइनस वेक्टर B, बराबर है। अब देखो पूरा का पूरा कैलकुलेशन मॉड के अंदर ही रहेगा, 1/2 इन ब्रैकेट, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हर एक का हर एक के साथ होगा। देखो m इंटू बी का इसके साथ देखो क्या हो जाएगा, m b क्रॉस d, m मल्टीप्लाइड विथ b क्रॉस d माइनस साइन m मल्टीप्लाइड विथ b क्रॉस b, m मल्टीप्लाइड विथ b क्रॉस b, नेक्स्ट प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर d क्रॉस वेक्टर d, तो n मल्टीप्लाइड विथ d क्रॉस d। मैं स्केलर को बाहर क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था, स्केलर प्रोडक्ट जब भी आएगा वो इंटरफेयर नहीं करता है, आप उसको सीधा बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट n टाइम्स ऑफ वेक्टर d माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ, n बाहर ले लिया और अंदर क्या आ जाएगा जी हमारा वेक्टर d क्रॉस वेक्टर b, ये सारा का सारा मॉड्यूलस के अंदर ही है। अब ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बनाता है, हिंट देता हूं, जीरो। कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बनाता है तन्मय, क्वेश्चन सुनाने क्या आंसर करने के लिए जल्दी जल्दी रहता है। कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्या एंगल बनाता है, जीरो। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रिस क्रॉस क्या होगा, जीरो, तो मतलब ये जीरो आने वाला है। सिमिलरली वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर डी, ये भी जीरो आने वाला है। तो देखो हमारा क्या बचा, हाफ ऑफ m टाइम्स ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d। अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये d क्रॉस b को मैं b क्रॉस d करके लिखूंगा, क्या होता है माइनस साइन लगेगा, तो प्लस n टाइम्स ऑफ b क्रॉस d। समझ में आया मैंने क्या किया, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान दे दो, हमने क्या किया जी, इसको लिखा जी माइनस n टाइम्स ऑफ, अंदर से माइनस साइन ले लिया और ये किया जी b क्रॉस d कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एवरीवन क्लियर। अब b क्रॉस d अगर कॉमन लेंगे तो देखो क्या मिलता है जी, m प्लस n टाइम्स ऑफ b क्रॉस, दिस इज अवर एरिया। और इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद हम कुछ मजेदार ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस विथ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। क्यों ये भी बताता हूं, मेरा अगर कोई एक, अब देखो ये पैरेललोग्राम है, if this is vector a and this is vector b, तो हमारा ये वाला डायगोनल क्या हो जाता है, वेक्टर a प्लस b, ठीक है, और मेरा ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, दिस डायगोनल इज
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब दोनों डायगोनल अगर पता रहेंगे, ठीक है, दोनों डायगोनल अगर पता रहेंगे तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ये 1/2 नहीं आएंगे शायद, वन इसका ए क्रॉस बी का मॉडल से इसका पूरा एरिया आ जाएगा, ये 1/2 टाइम्स ऑफ ये आएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या रहता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। इसी के अकॉर्डिंग अब डायगोनल के टर्म में अगर ए एंड बी अगर इसके एडजेसेंट साइड्स है तो ए प्लस बी एक डायगोनल रहता है और ए माइनस बी दूसरा डायगोनल रहता है। और डायगोनल्स अगर पता रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एरिया हमारा क्या रहता है, यही रहता है। बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ सेम पैरेललोग्राम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये वाला पार्ट रहेगा वो 1/2 दूसरे साइड पे चला गया, ये वाला एक रिलेशन रहेगा। वेक्टर प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट, इसके अब तक के जितने हमने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, हमारे इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर वेक्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, इसका एक इंडेक्स फॉर्मेट बना लेते हैं। सो आपके खुद के नोट्स भी रेफर कर लो, लिखवाने के लिए टाइम दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने देखा था जी वेक्टर्स, हमने डिफाइन किया था। मैथ के अंदर वेक्टर का मतलब क्या रहता है वो हमने देखा। देखो मैं सिर्फ आपको रिवाइज आपको हेडलाइन फॉर्मेट लिखवा के नहीं दूंगा, हम रिवाइज भी कर रहे हैं, तो प्लीज आपके नोट्स भी चेकआउट कर लो आपके पास वो हर एक कंसेप्ट नोटेड है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था जी वेक्टर्स को। वेक्टर्स को हमने फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे देखा था, बट मैथ के अंदर वेक्टर्स क्या रहता है वो हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, हमने वो किया। उसके बाद ये डेफिनेशन के साथ ही हमने क्या देखा जी, हमारे वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैथ के अंदर जब भी एक वेक्टर आता है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है। टोटल कितने हैं, 3 है, बताने की जरूरत नहीं है। 1 इज लेंथ, सेकंड इज सेंस, थर्ड इज सपोर्ट। लेंथ मतलब इस वेक्टर का मॉडुलस होता है, सेंस मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और सपोर्ट मतलब स्ट्रेट लाइन जिसका छोटा सा पार्ट हमारा वेक्टर है, इसका छोटा सा पार्ट इज आवर वेक्टर। और इसी के भरोसे हमने देखे थे जी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे। टोटल कितने देखे थे जी, 9 टाइप देखे थे। उसके बाद हमने शुरू किया था जी ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर कोई दो अलग अलग वेक्टर्स है जिनके तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, उनका लेंथ भी सेम है, सेंस भी सेम है और सपोर्ट भी सेम है, इसका मतलब वो तो अलग अलग नहीं है, वो एक्चुअली एक जैसे ही वेक्टर्स रहेंगे। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, इसके अंदर हमने देखा था जी 2 लॉ देखे जी। एक देखा जी पैरेललोग्राम लॉ, एंड सेकंड वाला देखा जी ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ये दोनों लॉ के मदद से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। और इसी के साथ इनके क्या देखे जी, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने देखा जी
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, और साथ में इसके भी प्रॉपर्टीज देखे। राइट, इसके बाद हम गए थे जी हमारा मेन कंटेंट, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन। सारे पोजीशन वेक्टर्स आर कौन से टाइप के वेक्टर्स? को इनिशियल वेक्टर्स। ये क्लियर है? पोजीशन वेक्टर के हमने कुछ पर्पस देखे थे। लाइक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमने क्या देखा था जी भाई, एनी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इस तरीके से हमने देखा था। और सेक्शन फॉर्मूले अगर हमारे कोलिनियर रहेंगे तो, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले फॉर कोलिनियर पोजीशन वेक्टर्स, ये दो एप्लीकेशन देखे थे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बाद हम सीधा गए थे जी कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। अब यहां पर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं जी, 2D एज वेल एज 3D। हमने एक के बाद एक देखा था, क्वेश्चंस भी एक के बाद एक करे थे, बट अंडरस्टैंडिंग रिवीजन दोनों का आप एक साथ कर सकते हो। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा था जी, यूनिट वेक्टर्स, बराबर। बट इसमें हमने एक और क्या किया था जी, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेस क्रिएट किए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन हुआ था? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनका ओरिजिन यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? यूनिट वेक्टर में। और ये मतलब क्या रहता है जी, हमारे कंपोनेंट ऑफ एनी पॉइंट along that direction, along that axis। फिर उसके बाद देखो, हमने ये जो ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स देखे थे वो भी वापस से हमने किस में देखे? कंपोनेंट फॉर्म में। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। इसके बाद हमारे दो बोरिंग वाले टॉपिक आए थे, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी। ये जो कोलिनियरिटी रहती है, दैट इज आइदर फॉर 2 वेक्टर्स और 3 पॉइंट्स, जिसके ऊपर हमने टोटल कितने थ्योरम देखे जी? 3 थ्योरम देखे हैं। सिमिलरली हमने क्या देखा है जी? कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी किसके लिए रहता है जी? 3 वेक्टर्स और 4 पॉइंट्स, और इसके ऊपर भी हमने कितने थ्योरम देखे हैं जी? 3 थ्योरम देखे हैं। वेक्टर रहेंगे तो भाई वेक्टर रहेंगे, बट पॉइंट्स रहेंगे तो कौन सा वेक्टर आता है? पोजीशन वेक्टर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर 2 वेक्टर्स और 3 पोजीशन वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स और 4 पोजीशन वेक्टर्स, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स की मदद से हम वापस से क्या बनाने वाले हैं? ओरिजिनल वेक्टर्स ही बनाने वाले होता है।
उसके बाद हमने शुरू किया था जी डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3D में ही ये होता है, ये बताया था। ठीक है, ये 2D में कभी नहीं होता, होता ही नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइंस मतलब हमारा क्या रहता है जी, L M N रहता है, और डायरेक्शन रेशियोज हम क्या बोलते हैं, जैसे A B C, तो हम रिलेशन क्या जानते हैं भाई, L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, किसी का कुछ नहीं जाता, शीर्षासन जर करायचं असेल सर्वांना। ठीक है, इसमें हमने एक और चीज क्या डिस्कस किया था जी, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होता है जी, वो यूनिक होता है। और ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो कितने रहते हैं जी, ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हमने क्या देखा जी, भाई डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में अगर हम कोई भी वेक्टर लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में हमारा कोई भी जो वेक्टर रहता है वो कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज देखे थे, तो इस पे यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ LMN एंड A, B, C में लिखोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऐसे शो करो। अगेन ये हमेशा 3-3 के पेयर में आता है, पेयर में 2 रहता है, ये 3-3 की जोड़ियों में आता है। ये क्लियर है। यहाँ पर हमारा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स खत्म हुआ था, इसके बाद हमने शुरू किया था जी स्केलर प्रोडक्ट। हमने स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा था। हम सीधा डेफिनेशन के ऊपर नहीं गए थे, हमने सबसे पहला देखा था जी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। उसके बाद देखा जी प्रोजेक्शन ऑफ 1 वेक्टर ऑन अदर। उसके बाद हम गए थे जी एक्चुअली हमारे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हमने देखे थे जी इसके प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद देखा था जी कंपोनेंट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म हमने कुछ और देखा था, एक और कंसेप्ट देखा था, कंपोनेंट ऑफ 1 वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। याद है, बहुत छोटा था। अगर ये cos थीटा रहता है तो दूसरा sin थीटा था। One vector parallel and perpendicular to other vector। अगर ये याद नहीं आ रहा है तो देखो कैसा था, ये मेरा वेक्टर A था और ये मेरा वेक्टर B था, और इनके बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो भाई इसके अलॉन्ग हमें कौन सा मिलता है जी, मॉड B, सॉरी वेक्टर B cos थीटा, और इसको परपेंडिकुलर कौन सा मिलता है जी, वेक्टर B sin थीटा। ठीक है, यही वाला पार्ट था, cos थीटा पैरेलल, sin थीटा परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन से किए थे, और कुछ छूटा है? नोट्स कंप्लीट रहेंगे तो देखो समझ में आ जाएगा जल्दी। इसी में से जो पहले 2 पार्ट है वो हम क्या बोल रहे हैं जी, हमारे स्केलर प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन। हमें जब भी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना रहेगा हम क्या यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर एक वेक्टर का शैडो दूसरे के ऊपर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर। यहाँ पर चाहे तो मेंशन कर लो जी, ये जो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ये किधर होता है, 2D में भी होता है एज वेल एज 3D में भी होता है।
एंड बाद में हमने क्या देखना शुरू किया जी, वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट हैपन्स ओनली इन 3D. तो ये जब शुरू किया हमने सबसे पहले क्या देखा जी, वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा. इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी देखा. मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस मतलब क्या रहता है, ए और बी से अगर पैरेललोग्राम बनता है तो भाई उस पैरेललोग्राम का एरिया मतलब ही क्या रहता है, हमारे वेक्टर प्रोडक्ट का मॉडुलस होता है. इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज देखे. फिर वेक्टर प्रोडक्ट हमने कौन से वाले फॉर्म में देखा जी, कंपोनेंट वाले फॉर्म में देखा. ठीक है, यहाँ पर हमें वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला मिला. अबे उसके बाद तो हमने छोटे छोटे पार्ट देखे. कंपोनेंट फॉर्म के बाद क्या देखा जी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर को सीधा आप सीधा क्या बोल दो जी, एन कैप. वी आर फाइंडिंग आउट एन कैप परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. हमें इसका फॉर्मूला अब सीधा पता है. ठीक है, एंड फाइनली रिजल्ट इसी के अंदर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑब्जर्वेशन उसी का पार्ट है. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही हमने वो रिजल्ट्स निकाले हैं, वो कुछ नया ऐसा अल्लादीन के चिराग से नहीं निकाला है. ठीक है, ये क्लियर है वेक्टर्स. अगेन यू विल फाइंड आउट, हम थोड़ा थोड़ा 3D के अंदर जा रहे थे, राइट. वेक्टर प्रोडक्ट तो हमने टोटली किसके अंदर किया है, 3D के अंदर ही किया है. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां पर हम नया वाला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज 3D. 3D के अंदर हम जो भी काम करेंगे उसके लिए मदद किसका लेंगे जी, वेक्टर्स का लेंगे. वेक्टर्स का लेंगे, क्यों लेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, लकीली हमें एक गैप मिल रहा है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वेक्टर चैप्टर को अच्छे से करते हैं. कंफ्यूजन मत होने दो. मैं आपको हेडलाइन फॉर्मेट क्यों देता हूँ, ताकि ना आप चीजों को ना क्लासिफाई रखा करो. अच्छा, किसके बाद क्या है उस ऑर्डर में याद रखना काफी इजी हो जाता है. ये क्लियर है.